नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी काबिलियत पे बिल्कुल ही आप अडिग हो जाओगे और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है राजकुमारी प्रेमलता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भानसिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे अपने धर्म ऐश्वर्य पर बड़ा ही अभिमान था। वह निहायत ही स्वार्थी और चापलूस पसंद इंसान था। उस राजा की 7 पुत्रियां थीं। सातों एक से बढ़कर एक सुंदर थी। जहां उसकी 6 पुत्रियां एक नंबर के कामचोर, बददिमाग और चालाक थी, वहीं उसकी सबसे छोटी पुत्री प्रेमलता बहुत ही बुद्धिमान, सत्यप्रिय व न्याय पसंद लड़की थी। राजा की 6 पुत्रियां राजा के गलत कार्य को भी सही बताकर उसकी खूब चापलूसी किया करती, लेकिन उसकी सबसे छोटी पुत्री उसके किसी भी गलत व अन्यायपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी नहीं देना उचित समझती थी, जिसकी वजह से राजा उससे अप्रसन्न रहा करता था। एक दिन राजा ने अपने 7 पुत्रियों को अपने पास बुलाया और उनसे अजीब तरह के सवाल पूछने लगा। पुत्रियों, मैं तुम सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं तुम सबका जवाब जानता हूँ, फिर भी तुम सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम सब ये बतलाओ कि तुम सब किसका खाती हो। सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी पुत्री ने जवाब दिया, निसंदेह पिताश्री, हम आपका खाते हैं। उसका जवाब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने अपनी दूसरी पुत्री की ओर देखा। उसने भी कहा, ये कोई पूछने वाली बात है पिताश्री, ये बात सभी जानते हैं कि हम सब आपका ही खाते हैं। राजा फिर से बहुत प्रसन्न हुआ। इसी तरह राजा की तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी पुत्री ने भी राजा को इसी प्रकार जवाब दिया, परंतु जब बारी उसके 7वीं और सबसे छोटी पुत्री की आई तो उसने अपने बहनों की तरह जवाब न देकर कुछ अलग जवाब दिया। उसने कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आपके लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा सकती हूँ, परंतु असत्य नहीं कह सकती। ये सत्य है कि आपने मुझे जन्म दिया है। इसमें भी संदेह नहीं है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। इन सब के उपरांत भी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इसलिए मेरा जवाब यही है कि मैं आपका नहीं अपितु अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को उससे ऐसे अप्रत्याशित उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। वो क्रोधित हो उठा। अच्छा, तो तुम मेरा नहीं खाती? ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, परंतु तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा। अगले 5 वर्षों के लिए मैं तुम्हें अपने पुत्री होने के अधिकार से विमुख करता हूँ। अगर इन 5 वर्ष में तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अब तक मेरा नहीं अपितु अपने भाग्य का खाती आ रही है, तो उसी दिन मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंप कर वन को चला जाऊँगा। परंतु इसके साथ अगर तुम यह साबित नहीं कर पाई कि तुम मेरा नहीं अपने भाग्य का खाती है, तो तुम दंड की अधिकारी होगी। उसी क्षण राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाही प्रेमलता को अभी और उसी वक्त किसी विरह स्थान पर छोड़ आओ। जो आज्ञा महाराज। सिपाही उसे ले जाकर एक ऐसे स्थान पर छोड़कर आ जाते हैं जहाँ दूर दूर तक न कोई मनुष्य, न किसी मनुष्य की जाति, केवल वीरा ही वीरान है। उस समय प्रेमलता की उम्र केवल 14 साल की थी। कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकते भटकते वे एक गांव में पहुंच जाती है, जहां उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। वो पानी पीने उस कुएं के पास जाती है। कुएं के अंदर झांकती है। उस कुएं में पानी तो होता है, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या रस्सी नजर नहीं आती। चारों तरफ निगाहें दौड़ाने के बाद उसे वहीं कुछ दूर तक एक कोठी दिखाई देता है। वो उस कोठी की तरफ जाती है, लेकिन कोठी पर एक बड़ा सा ताला लगा देखा निराश हो उठती है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे वो सहायता ले सके। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे थे। कोई रास्ता न देखो उस तालों को बिना चाबी खोलने का प्रयास करने लगती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके छूते ही ताला अपने आप खुल जाता है। वो अंदर जाती है। वहाँ आंगन में उसे एक रस्सी और बाल्टीन दिखाई देता है। वो झट उस रस्सी और बाल्टीन को उठाकर कुएं पर ले आती है और कुएं से पानी निकालकर हाथ मुंह धोने के पश्चात अपनी प्यास बुझाती है।
प्यास बुझाने के बाद राजकुमारी रस्सी बाल्टी रखने उस कोठी के अंदर जाती है। रस्सी बाल्टी को वही आंगन में रखकर वो कोठी को ध्यानपूर्वक देखने लगती है। उस कोठी में कुल 21 कक्ष थे, जिसमें से 20 कक्ष का दरवाज़ा खुला था। सिवाय एक कक्ष के वो एक एक कर प्रत्येक कक्ष में जाती है। उन 21 कक्ष में से 10 कक्ष तो कीमती रत्नों, हीरे जवाहरातों से भरे हुए थे। 5 कक्ष में खाने पीने की चीज़ें थी। 2 कक्ष सुंदर सुंदर वस्त्रों से भरे पड़े थे और बचे हुए 3 कक्ष में पलंग बिछे हुए थे। सारे कक्ष देखने के बाद वो वापस खाने की सामग्री से भरे हुए कक्ष में जाती है। उसे जोरों से भूख लगी होती है। वो खाने वाली चीज़ों में से थोड़ा सा गुड़ चिवार लेकर खाती है। फिर वो पलंग वाले कक्ष में आकर लेट जाती है। थकावट की वजह से उसे नींद आती है कि वे पूरे 2 दिनों तक सोती ही रह जाती है। नींद खुलते ही उसका ध्यान उस बंद कक्ष की ओर जाता है, लेकिन ताला लगा देख वापस आ जाती है। उसने उस कोठी को अपना भाग्य मानकर उसे अपना बसेरा बना लिया। उस कोठी में रहते रहते राजकुमारी प्रेमलता उस कोठी से अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगी। अक्सर आते जाते उसकी नज़र उस ताले लगे कमरे की ओर जाती तो उस कमरे को लेकर उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कई बार वो उस कमरे की ओर बढ़ती, लेकिन फिर स्वयं को रोक लेती। एक दिन उसके कदम उस कमरे की तरफ अपने आप ही बढ़ते चले गए। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा मानो उस कमरे में कुछ ऐसा है जो उसके आने वाले जीवन से जुड़कर उसके भाग्य की कहानी कहने को आतुर है। उसके हाथ खुद ब खुद उस ताले की ओर बढ़ते चले गए और उसका हाथ लगते ही वो ताला खुल गया। अब तो उसे तनिक भी संशय न रहा कि हो न हो उस कमरे से जरूर उसका भाग्य जुड़ा है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि उस कक्ष के बीच में एक सैया सेज बिछा हुआ है, जिस पर एक निष्क्रम शरीर पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर ढेरों सुइयां चुभे हुई है। वो उसके समीप बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसी अवस्था में होते हुए भी इनके चेहरे की कोमलता लालिमा जो कि तो बनी हुई है। ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगी। इनके पहनावे और इनके चेहरे के तेज से यह कोई राजकुमार जान पड़ते हैं। पता नहीं किन अवस्था में इनकी ऐसी गति बनी। राजकुमारी प्रेमलता उस राजकुमार को अपना भाग्य मानकर उसके शरीर से उन सुइयों को निकालने का निर्णय लेती है। 6 मास तक बिना दाना पानी वो निरंतर उन सुइयों को निकालती रहती है। जब आखिरी के 2 सुई रह जाते हैं तो उसे शुद्धि होता है कि वे कितने मास से बिना दाना पानी यहाँ बैठी है। अब तो सारी सुइयाँ निकल चुकी है, ये 2 सुई बची हुई है, इन्हें भी मैं निकाल दूँगी। इससे पहले जाऊँ थोड़ा स्नान ध्यान कर कुछ खा पी लूँ, लेकिन इसके पहले मैं किसी को इनकी सुरक्षा में बैठा दूँ। पता नहीं मुझे कितने देर लग जाए। ये सोचकर वो बाहर निकलती है। संयोग से उसी वक्त एक स्त्री कुएं से पानी खींच रही होती है। राजकुमारी प्रेमलता उसके समीप जाती है और अनुनय विनय करके उससे कुछ देर के लिए उस शरीर के पास बैठने को राजी कर लेती है और फिर निश्चिंत होकर चली जाती है। प्रेमलता के जाते ही उस स्त्री के मन में पाप आ जाता है। वो सोचने लगती है, अगर मैं इस कोठी की मालकिन बन जाऊं तो मज़ा आ जाए। इस कोठी का सारा कुछ मेरा हो जाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ये सोचकर उसने राजकुमार की आंखों में चुभे उन 2 सुइयों को निकाल दिया। सुइयाँ निकलते ही राजकुमार उठकर बैठ जाता है और अपने समीप बैठे स्त्री को देखकर पूछता है, हे देवी, आप कौन हैं जिसने मुझे नया जीवन दान दिया? वो स्त्री राजकुमार को प्रेमलता की सारी कहानी अपनी बता कर सुना देती है। राजकुमार उसका आभार व्यक्त करता है और उसे अपनी जीवन संगनी बनाने का वादा करने के साथ ही अपनी कहानी सुनाता है। किस तरह एक श्राप की वजह से उसकी ये गति हुई और किस तरह उसे इस श्राप से मुक्त करवाने वाली स्त्री ही उसकी जीवन संगनी बनेगी। क्या राजकुमार उस स्त्री की सच्चाई जान पाएगा? क्या राजकुमारी प्रेमलता और वो सुइया वाला राजकुमार एक हो पाएगा? जानने के लिए देखिएगा हमारा अगले भाग। तब तक के लिए नमस्कार।